Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is natural resources. In the previous class we had discussed about the various natural resources. What is the resources? The resources in which the man uses the directly or indirectly. जो man है किसी भी चीज़ को directly और indirectly use कर रहा है उसको हम क्या कह रहे थे? रिसोर्सेज कह रहे थे. एंड द रिसोर्सेज इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड द मॉडिफाइड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज इज दैट रिसोर्सेज विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर एंड ह्यूमन यूज दिस रिसोर्सेज इन डायरेक्ट फॉर्म, यानी कि ह्यूमन उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा है, उस रिसोर्स को डायरेक्टली यूज़ कर रहा है विदाउट एनी चेंज, उसमें चेंज किए बगैर, उसमें उसको मॉडिफाइड किए बगैर उसको यूज़ कर रहा है. देन हम उसको क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे. जैसे कि सनलाइट, एयर, हम उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं. ऐसा नहीं है कि सनलाइट में आप कोई मॉडिफाइड करके उसको यूज़ करते हो, आप डायरेक्ट सनलाइट को यूज़ करते हो, देन इट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज. एंड व्हाट इज़ द मॉडिफाइड रिसोर्सेज? ऐसे रिसोर्सेज जिनमें हम मॉडिफाइड करके, मॉडिफिकेशन करके हम यूज़ करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज. ओके, सो दीज आर द रिसोर्सेज विच इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द मॉडिफाइड रिसोर्सेज. नेक्स्ट हमने डिस्कस किए थे नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिक जो क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. हमारा चैप्टर का नेम ही क्या था? मेन नेचुरल रिसोर्सेज. तो हमें बेसिकली मॉडिफाइड रिसोर्सेज के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें किसके बारे में स्टडी करना था? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें पढ़ना था. सो हमने नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन पर डिस्कस किया था, दैट इज़ एक्चुअल रिसोर्सेज एंड द पॉसिबल रिसोर्सेज. फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं. बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, मतलब कि जैसे कि एयर, जैसे प्लांट, एनिमल, ये सारे क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज हैं. ठीक है. और अबायोटिक रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, लाइट, ये सारे क्या हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज. ओके. फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि यूनिवर्सल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड लोकल रिसोर्सेज क्या होते हैं. देन हमने स्टडी किया था कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेजमेंट कैसे करना है ये हमें अब स्टडी करना है. ओके. द ह्यूमन एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर हिज लाइवहुड, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, लाइवहुड के लिए क्या कर रहा है? इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है. ठीक है. जो ह्यूमन बींग्स है वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है. हम देख रहे हैं जैसे कि वुड हो गया, है ना, वाटर हो गया, इन सारे रिसोर्सेज को वो कंटिन्यूसली यूज़ करे जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ख़त्म. जैसे कि अब वो वुड है, वुड उसको कहाँ से मिलेगी? ट्रीज से मिलेगी. और ट्रीज से वो ऑब्टेन कैसे करेगा? जब वो उसका डिफॉरेस्टेशन करेगा, मतलब कि ट्रीज को कट करेगा, फॉरेस्ट को ख़त्म करेगा, तभी तो उसको वुड मिलेगा. तो यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या कर रहे हैं? अपनी नीड को पूरा करने के लिए सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ठीक है. एंशिएंट टाइम, पहले क्या होता था? प्रिमिटिव ह्यूमंस ओनली यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इट्स नीड, यानी कि पहले के जो ह्यूमंस होते थे वो सिर्फ अपनी नीड के लिए किसको यूज़ करते थे? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते थे. लेकिन एट द टाइम पॉपुलेशन वॉज लेस, उस टाइम पर जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी. सो रिक्वायरमेंट इज़ लेस, सो इसलिए जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो भी लेस थी. अ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज लो, और उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. ड्यू टू दिस एक्सप्लॉयटेशन इज़ वेरी लो एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. सो देयर इज़ अ नीड ऑफ कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो हमें कंजर्वेशन की और उनके मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. ठीक है. पहले के टाइम पर क्या था? पहले के टाइम पर ये था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सिर्फ
अपनी नीड के लिए यूज़ कर रहे थे। जो ह्यूमन बींग्स है वो सिर्फ अपनी नीड के लिए यूज़ कर रहे थे, जितनी उनको ज़रूरत थी वो उतना ही ले रहे थे। जैसे सपोज़ करो उनको वुड की ज़रूरत है तो वो क्या कर रहे थे, जितनी उनको नीड है, जैसे कि वुड उनको क्यों चाहिए, या तो उनको खाना बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, या फिर उनको थोड़ी बहुत अर्निंग के लिए चाहिए, तो जितनी उनको रिक्वायरमेंट है उतनी ही वो वुड कट करके लेकर आते और उससे अपना खाना वगैरह जो भी उनको बनाना होता वो बनाते और थोड़ी बहुत वो उससे अर्निंग भी कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा ही फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते। लेकिन आज के अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो ग्रीड है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि उनका जो लालच है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ग्रीड बढ़ेगी तो यानी कि उनकी ज़रूरत तो बढ़ेगी, ज़रूरत जितनी है, जैसे कि उनकी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, उनको खाना बनाने के लिए चाहिए वुड, ठीक है, और उनको अर्निंग के लिए चाहिए। लेकिन वो सोचते हैं, आज के जो ह्यूमन है वो सोचते हैं कि हमें खाना बनाने के लिए तो चाहिए, साथ में हम क्यों ना इस पूरे फॉरेस्ट को ही कट कर दे, पूरे फॉरेस्ट की वुड को हम कलेक्ट कर रहे ताकि हमें ज़्यादा रुपीज़ मिल सके, ज़्यादा हमारी अर्निंग हो सके। सो इस तरह से आज के जो ह्यूमन बींग्स है उनमें क्या आ गई है, उनमें ग्रीडीनेस आ गई है, उनमें लालच आ गया है रुपीस को लेकर, कि अगर वो ज़्यादा वुड को लेंगे, उनको ज़्यादा वुड को अगर वो कट करेंगे तो उनको ज़्यादा रुपीस मिलेंगे, उनकी ज़्यादा अर्निंग होगी। सो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि प्रिमिटिव ह्यूमंस जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को अपने नीड के लिए यूज़ करते थे, पहले जितनी उनको ज़रूरत थी उतना ही वो लेते थे। एंड अ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज लो, मतलब उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे कि अगर अब बोला जाए कि आपको डिफॉरेस्टेशन करना है तो कितने सारे टूल्स आ गए, टेक्नोलॉजीज आ गई, लेकिन पहले इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। तो एक सिंगल ह्यूमन क्या कर सकता था, क्या वो सारे फॉरेस्ट को एक साथ ख़त्म कर सकता था? क्या वो सारे फॉरेस्ट की ट्रीज़ को एक साथ कट कर सकता था अकेला? नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम चाहें तो 1 घंटे में पूरे फॉरेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सो उस टाइम पर रिक्वायरमेंट भी लेस थी, पॉपुलेशन भी लेस थी। पॉपुलेशन लेस होगी तो रिक्वायरमेंट भी लेस होगी ना, पॉपुलेशन लेस थी, रिक्वायरमेंट लेस थी, टेक्नोलॉजी कम थी। सो इन सब के कारण जो एक्सप्लॉयटेशन था वो भी बहुत कम था, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो बहुत कम था। ठीक है, एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कंजर्वेशन की, क्योंकि वो जो लोग थे वो खुद ही नहीं कर रहे थे इतना। सो नेक्स्ट है मॉडर्न एंड प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम पर क्या है वो बता रहे हैं, नाउ ह्यूमन यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर नीड एज वेल एज ग्रीड। अब जो ह्यूमन है वो अपनी नीड के लिए तो यूज़ कर ही रहा है, साथ ही साथ अपनी ग्रीड के लिए भी वो उसको यूज़ कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और आज की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती भी जा रही है एंड डिमांड फॉर रिसोर्सेज इंक्रीजेज। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, किसकी? रिसोर्सेज की। ठीक है, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी भी आज डेवलप हो रही है। सो द मैन इंक्रीज हिज कैपेसिटी टू यूज़ दिस रिसोर्सेज। सो जो मैन है वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। वो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी और उतनी ही ज़्यादा वो डिफॉरेस्टेशन कर देगा। ये डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, क्योंकि हमें फॉरेस्ट से क्या मिलती है, हमें ट्री से क्या मिलता है, हमें ट्री से वुड मिलती है, और वुड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, सो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ज़रूरी नहीं है कि हम फॉरेस्ट की ही बात कर रहे हैं, हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सो मैन की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी वो उतनी ही पावर से क्या करेगा? डिफॉरेस्टेशन करता जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करता जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ठीक है, देयरफॉर रिसोर्सेज में एग्जॉस्ट वेरी सून। अगर यही चलता रहा तो जो रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सो देयर इज़ अ नीड टू मैनेज रिसोर्सेज। सो हमें रिसोर्सेज को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
सो आपका आंसर क्या आएगा कि जो पहले लोग होते थे, प्रिमिटिव जो ह्यूमंस होते थे, उनकी जो नीड थी, मतलब उनको जितनी रिक्वायरमेंट होती थी वो उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते थे। उनकी रिक्वायरमेंट लेस थी, टेक्नोलॉजी लेस थी, जिसकी वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन था वो भी बहुत कम था। लेकिन मॉडर्न डेज में जो ह्यूमन बींग्स है उसकी नीड तो वो अपनी नीड को तो कंप्लीट करता ही है, साथ में उसकी ग्रीड भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, साथ में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और साथ ही साथ क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है रिसोर्सेज की। और जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है। सो इसकी वजह से भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो इन सब रीज़न के कारण हमें नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, उनका मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियस यूज ऑफ कंजर्वेशन, जुडिशियस यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो इसको करने से पहले अपने ये समझते हैं कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब क्या नहीं होता है। जैसे कंजर्वेशन का मतलब ये समझते हैं कि हमें उसको कंजर्व करके रखना है, कंजर्व तो करना ही है लेकिन हमें उसे यूज़ ही नहीं करना है, लेकिन एक्चुअल में कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंजर्वेशन का मतलब क्या नहीं होता, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जुडिशियस यूज़ का मतलब क्या है। सो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है और कंजर्वेशन का मीनिंग क्या नहीं है, ठीक है। सो मैंने यहाँ लिखे कंजर्वेशन डजंट मीन, कंजर्वेशन का मतलब ये कतई नहीं है, ये कभी भी नहीं है दैट दे शुड बी यूज मेजरली, यानी कि हम कंजूसी करें, दे शुड बी यूज मेजरली। जैसे कि हम वुड की बात करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको कंजर्वेशन करना है तो आप उसके अंदर कंजूसी करो, आपको नीड है फिर भी आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है, आपको नीड है उसकी, जैसे वाटर की बात करते हैं, वाटर की आपको नीड है फिर भी आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो। सो इस तरह से नहीं करना, ये कंजर्वेशन नहीं होता, ये तो क्या हो गई, कंजूसी होगी, ये तो मेजरली होगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इस तरह से नहीं करना है, दे शुड बी यूज मेजरली। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि हमें उसको मेजरली यूज़ करना है, ठीक है। अब ये मत समझे ना कि कंजर्वेशन का मतलब ये है कि मेजरली यूज़ करना है, नहीं। कंजर्वेशन मैंने यहाँ हेडिंग भी डाली है, कंजर्वेशन डजंट मीन, कंजर्वेशन का मतलब ये कभी भी नहीं है कि हमें उसको मेजरली यूज़ करना है, यानी कि हमें उसे कंजूसी से यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ओनली प्रोटेक्ट दैम, यानी कि हमें रिसोर्सेज को तो यूज़ ही नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना है। एक बात बताओ, अगर आप यूज़ ही नहीं करोगे, वुड है जैसे, अब आपको नीड है उसकी, सो अब आप उसको यूज़ ही नहीं करोगे, उसको प्रोटेक्ट करके रखोगे तो क्या मतलब है उन रिसोर्सेज का, है ना। सो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम उसको यूज़ ही ना करें या उसको यूज़ करने में हम कंजूसी दिखाएं, हम सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, मतलब कि हम सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, उसका यूज़ ही नहीं कर रहे, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। कंजर्वेशन का मतलब ये भी नहीं होता है, ठीक है। इंस्पाइट, नेक्स्ट है इंस्पाइट देयर नीड दे शुड बी केप्ट फॉर फ्यूचर यूज़, यानी कि ऐसा भी नहीं करना है कि हम इसको अब यूज़ करने की बजाय हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि हम इसको यूज़ ही नहीं करते, हमें जितनी मर्जी ज़रूरत पड़ जाए लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करेंगे, ऐसा भी इसका मतलब नहीं है। सो आपको समझ में आया कंजर्वेशन का मतलब क्या नहीं है। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें उसको बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं करना है। अगर हमें नीड है तो भी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें नीड है तो भी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उसका क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नीड है देन आप यूज़ करो, अगर आपको नीड नहीं है देन आप यूज़ मत करो। अगर आपको नीड है देन आप यूज़ करो, लेकिन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहिए। जितनी नीड है उतनी तो करोगे ही, अगर नीड से ज़्यादा करोगे देन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये बोला था कि हमें उसको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए सेव नहीं रखना है, हमें नीड है तो हमें भी यूज़ करना है और फ्यूचर के लिए भी सेव करना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। दोबारा बताओ कंजर्वेशन का मतलब क्या नहीं है। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें अगर नीड है तो हम उसे यूज़ नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करें, और हम उसको अगर हमें नीड है हम उसको यूज़ नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ उसको फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब देखते हैं हम कि जुडिशियस यूज़ का मतलब क्या है।
planned, sensible, adequate use of resources to meet the requirement of more people for the longer period of time is known as judicious use and conservation. Judicious use को ही हम conservation बोलते हैं. Conservation का मतलब ये नहीं होता, मैंने आपको बता दिया. तो क्या मतलब होता है conservation का? Judicious use का मतलब क्या होता है? मैंने बोला है planned, यानी कि पहले से ही आपको प्लान होना चाहिए कि कितना आपको रिसोर्स चाहिए, कितने आपको नेचुरल रिसोर्स चाहिए, कितनी अमाउंट में चाहिए, आपको कितनी नीड है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. प्लान, सेंसिबल, एडिक्वेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये मेन पॉइंट है 3. यानी कि आपको पहले से प्लान करके रखना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, जितनी नीड है उतना आपको लेना चाहिए. यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर पीपल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके. जैसे कि आप सपोज करो आपको वाटर की नीड है. अब आपको पता है कि आपको कितनी नीड है, तो सिंपल सी बात है आप उतना ही वाटर लेकर आओगे. या सपोज करो आपको वुड की नीड है. ठीक है. सो आपको पता है कि आपको इतनी वुड चाहिए, सो आप इतनी ही वुड को कट करके लेकर आओगे. ऐसा नहीं है कि पूरा फॉरेस्ट ही साफ कराओगे वहाँ से. जितनी नीड है, जितनी लोगों को रिक्वायरमेंट है, उतना ही आप लेकर आओगे. ठीक है. जितनी आपको अर्निंग करनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रीड आ जाए आपके अंदर कि हम तो पूरा फॉरेस्ट कट करेंगे और बहुत सारी अर्निंग करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं. जितनी नीड है उतना ही आपको कट करना है, उतनी ही आपको वुड लेकर आनी है. इसको हम कहते हैं जुडिशियस यूज़. ठीक है. सो दैट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर पीपल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक. ठीक है. इज नोन एज जुडिशियस यूज एंड कंजर्वेशन. इसको हम कहते हैं जुडिशियस यूज एंड कंजर्वेशन. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जुडिशियस यूज का मतलब क्या होता है एंड कंजर्वेशन का मतलब क्या नहीं होता. कि आपको नीड है फिर भी आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, सो इट इज़ नॉट अ कंजर्वेशन. कंजर्वेशन इज़ दैट कि अगर आपको जितनी नीड है उतना आप यूज़ करो, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उसको यूज़ मत करो, और इतना यूज़ करो ताकि वो ज़्यादा पीपल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. It is known as judicious use and conservation. Okay, now let's move. आपने देख लिया कि कंजर्वेशन क्या होता है. कंजर्वेशन वो होता है कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए और उससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. इसी को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन कहते हैं. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्यों नीड पड़ी, क्यों हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, हमें इसके बारे में अब स्टडी करना है. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजेज. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिमांड भी इंक्रीज होगी. डिमांड इंक्रीज हो रही है यानी कि रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है. सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की डिमांड है वो पूरी हो सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन इज नीड टू प्रिवेंट द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन को भी रोकने के लिए रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को भी रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन करना चाहिए. ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? जैसे आपने किसी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया, लेकिन आपने उसको अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यूज़ कर लिया, जितनी आपको रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा आपने उसको यूज़ कर लिया, देन इसको हम कहेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन. यानी कि आपके अंदर अब ग्रीड आ गया, अर्निंग का ग्रीड आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन. सो इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन को भी रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन इज नीडेड टू बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड यूजेस. इसका मतलब क्या है कि कंजर्वेशन बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किसके बीच में? प्रोडक्शन एंड यूजेस. इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस होगा, बैलेंस रहना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन करना चाहिए. अब इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे कि आपने किसी लैंड में से या किसी फॉरेस्ट में से आपने ट्रीज़ को कट कर दिया. ठीक है. आपको नीड थी, आपने ट्रीज़ को कट कर दिया, लेकिन उतने ही अमाउंट में, सेम अमाउंट में आप किसी दूसरी लैंड पर क्या कर सकते हो? ट्रीज़ लगा सकते हो. अब ऐसा नहीं है कि आपने फॉरेस्ट को कट किया था तो आप अपने घर के पास जाके ट्रीज़ लगा दोगे. नहीं, जहाँ पर आपने कट किया है उसी के आसपास आपको ट्रीज़ लगाने हैं, ताकि जितना आपने कट किया है उतनी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाए, वो अब डिफॉरेस्टेशन ना कहलाए. ठीक है. आपने एक पूरी फॉरेस्ट को कट कर दिया. ठीक है. लेकिन जैसे सपोज करो एक लैंड थी,
उस लैंड पे बहुत सारे ट्रीज थे, आपने इन सारे ट्रीज को कट कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसी कट करने के बाद वापस इसको ग्रो करवाना है, यानी कि इसमें वापस से क्या कर देना है, प्लांटिंग कर देनी है। देन हम इसको कहते हैं कि बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड यूजेस, कि हमें बैलेंस रखना चाहिए, जितनी हम कट कर रहे हैं उतना ही हमें दोबारा उसको ग्रो करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ रिसोर्सेज आर कंजर्व्ड दे आर अवेलेबल फॉर द मोर पीपल एंड अपकमिंग जनरेशन। अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व रखेंगे देन वो हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी कंजर्व रहेंगे, वो बचे रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं था कि आपको यूज़ नहीं करना है, अगर आपको नीड है तो भी उसको यूज़ नहीं कर रहे हो बट उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, ये मतलब नहीं है। मतलब आपको ज़रूरत से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एब्सेंस ऑफ कंजर्वेशन इनबैलेंस अकर इन नेचर दैन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन विल ऑल्सो इन डेंजर। यानी कि अगर कंजर्वेशन नहीं करेंगे हम, जैसे कंटिन्यूस अगर हम ट्रीज़ को कट करते जाएंगे दैन उससे प्लांट्स को तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ ह्यूमन्स को भी नुकसान होगा, ह्यूमन्स को भी नुकसान होगा, नेचर को भी नुकसान होगा, ह्यूमन्स को भी नुकसान होगा। मैंने क्या बोला, अगर आप कंजर्वेशन नहीं करोगे देन नेचर को भी नुकसान होगा एंड ह्यूमन्स को भी नुकसान होगा। वो नुकसान क्या है, प्लांट्स आपको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अगर आप प्लांट्स को ही कट कर दोगे देन आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, प्लांट से आपको वुड मिलती है, प्लांट्स को कट कर दोगे देन आपको वुड कहाँ मिलेगी, एक टाइम के लिए तो आपको मिल जाएगी जिस टाइम पर आपने कट किया है, लेकिन सेम टाइम पर आपने उसको ग्रो नहीं करवाया। जैसे मैंने यहाँ बोला था ना कि बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड यूजेस, जितनी ट्रीज आपने कट कर ली उतनी ही आपने दोबारा उसको ग्रो नहीं करवाया, उसकी प्लांटिंग दोबारा नहीं की, देन क्या होगा, एक बार तो आपको अवेलेबल हो गए लेकिन क्या बाद में वुड अवेलेबल होगी, आपको नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पर आपने उसको ग्रो ही नहीं करवाया, ठीक है। सो ये भी नहीं है कि नेचर को तो नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में ह्यूमंस को भी नुकसान हो रहा है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आपको पता है ट्रीज से रेन आती है तो रेन भी नहीं आएगी, रेन नहीं आएगी तो उनकी क्रॉप्स को नुकसान होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं कि अगर हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो नेचर को भी नुकसान होगा और ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान होगा। सो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। सो डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, पीपल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू कंजर्व दिस रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करनी चाहिए। कंजर्वेशन नीडेड टू बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड यूजेस, हमें बैलेंस रखना चाहिए प्रोडक्शन एंड यूजेस के बीच में, मतलब कि जितनी लैंड से हमने ट्रीज़ को कट किया है उतनी ही लैंड पर हमें दोबारा से ट्रीज़ को ग्रो करवाना है, ठीक है। इफ़ रिसोर्सेज आर कंजर्व दे आर अवेलेबल फॉर द मोर पीपल एंड कमिंग जनरेशन, हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना चाहिए क्योंकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए वो बचे रहे, वो कंजर्व रहे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे देन इनबैलेंस आ जाएगा किसमें, नेचर में, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन विल ऑल्सो इन डेंजर। सो दीज आर द पॉइंट, ठीक है। किसके पॉइंट्स है ये कि हमें कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, वाई वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कंजर्वेशन। हमने ये देख लिया कि कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन करना क्यों चाहिए, अब हमें ये देखना है कि कंजर्वेशन करते कैसे हैं। सो मेथड ऑफ कंजर्वेशन, अब हमें इसके बारे में स्टडी करना है। सो रिसोर्सेज शुड बी यूज इन द प्लान्ड मैनर इन अ बेनिफिशियल वर्क, यानी कि जो रिसोर्सेज है हमें उसको प्लान मैनर से यूज़ करना चाहिए कि कितने अमाउंट में हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ है, कहाँ पर हमें उस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कितना यूज़ करना है, कितना नहीं करना है। सो इस तरह से आपको पूरा प्लान बनाना है, पूरे बेनिफिशियल वर्क उसके साथ, पूरे बेनिफिशियल वर्क के साथ आपको क्या करना है, कंजर्वेशन करना है या नेचुरल रिसोर्सेज को आपको यूज़ करना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंजर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है, रिसोर्सेज आर म्यूचुअली इन्फ्लुएंशियल, रिडक्शन इन वन रिसोर्सेज में रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शंस इन अदर, सो नॉट टू ओवर एक्सप्लॉइट वन टाइप। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, म्यूचुअली इन्फ्लुएंशियल, इस लाइन का मतलब क्या है, म्यूचुअल यानी कि एक दूसरे पर, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड होना,
इसको हम क्या कह रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होना। जैसे अगर हम मानते हैं ट्री है, ट्री से आपको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। आपने ऑक्सीजन का तो ध्यान रख लिया कि हमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए ऑक्सीजन के लिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब कुछ आपने देख लिया ऑक्सीजन के लिए। बट क्या आपने ट्रीज़ का देखा, क्या आपने ट्रीज़ का ध्यान रखा, क्या आपने ट्रीज़ की केयर करी, नहीं करी। जब आपने ट्रीज़ की ही केयर नहीं करी तो क्या आपको ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं मिलेगी। यानी कि आपने ऑक्सीजन का तो ध्यान रख लिया कि ऑक्सीजन को तो कंजर्व कर लिया कि हाँ हमें ऑक्सीजन को इस तरह से यूज़ करना चाहिए, प्योर फॉर्म में हमें करना चाहिए, हमें एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने ऑक्सीजन का ध्यान रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने ट्रीज़ का ध्यान नहीं रखा, ट्रीज़ को कट कर दिया। और ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से है, ट्रीज से ही तो मिलती है। ट्रीज ही तो ऑक्सीजन देते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो ऑक्सीजन देते हैं हमें और हम उसको लेते हैं, ठीक है। सो यही तो बात है, अगर आपने ट्रीज़ को ध्यान नहीं रखा देन क्या होगा, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। सो ऑक्सीजन का ध्यान रखने से क्या फ़ायदा जब आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी ट्री से। आपने ट्रीज को ही कट कर दिया तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, आपको वुड कहाँ से मिलेगी, आपको मेडिसिन्स कहाँ से मिलेगी। मेडिसिन्स भी किससे मिलती है, ट्रीज से ही तो मिलती है। जब ट्रीज नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं मिलेगी। सो ऐसा होता है कि एक रिसोर्सेज बहुत सारे रिसोर्सेज पर डिपेंड होता है। वन नेचुरल रिसोर्सेज जो है किसी दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होता है, इसलिए हमें उन दोनों रिसोर्सेज का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ये लिखा है रिडक्शन इन वन रिसोर्सेज। अगर हम एक रिसोर्सेज का भी रिडक्शन कर रहे हैं, अगर हम एक रिसोर्स का भी रिडक्शन कर रहे हैं देन इट मे रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शंस इन अदर। एक रिसोर्स का हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली दूसरे का भी क्या हो जाएगा, दूसरे रिसोर्सेज का भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शंस हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ट्रीज को कट कर रहे हैं देन ऑक्सीजन भी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये दोनों क्या है, म्यूचुअली डिपेंड है एक दूसरे पर। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें एक रिसोर्सेज को तो ध्यान रखना ही है, साथ में उससे रिलेटेड जो है उसको भी हमें ध्यान रखना है। जैसे ट्री से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, सो हमें ट्रीज का ध्यान रखना है, तो अल्टीमेटली हमें ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है वी शुड सर्च एंड शुड डेवलप अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर रिसोर्सेज। हमें एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना चाहिए, किसका, रिसोर्सेज का। जैसे CNG हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है, वो हमें कब मिलते हैं, मिलते तो हैं, लिमिटेड हैं हमारे नेचर में, यानी कि उनको बनने में बहुत ज़्यादा ईयर्स लगते हैं, ठीक है। जो कोल एंड पेट्रोलियम है उनको बनने में बहुत टाइम लगता है, ईयर्स लगते हैं, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। नेक्स्ट इज वी शुड सर्च एंड शुड डेवलप अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर द रिसोर्सेज, कि हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना है रिसोर्सेज के लिए। कैसे, जैसे आप एग्जाम्पल लो कोल एंड पेट्रोलियम का, कोल एंड पेट्रोलियम का। अब देखो इसको बनने में कितने साल लगते हैं, क्या कौन सा रिसोर्स है ये, नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन इनको बनने में कितने साल लगते हैं, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको बनने में, ठीक है। अब इतने साल लगेंगे इनको बनने में, तो क्यों ना हम एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढ ले जो कि इसको क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, ठीक है, क्योंकि इनको बनने में तो बहुत साल लगते हैं, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो क्यों ना हम इसको कंजर्व करने के लिए क्या करें, इनका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ ले, इनका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ ले। मैंने क्या बोला कि वी शुड डेवलप एन अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर रिसोर्सेज, कि हमें एक अल्टरनेटिव ऑप्शन को ढूंढना चाहिए ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कंजर्व रह सके। अगर हम अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे तो क्या होगा, जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है, और उनको बनने में भी बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। सो यानी कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए तो वो अवेलेबल ही नहीं रहेंगे, ठीक है। सो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए ताकि क्या हो सके, ये कंजर्व रह सके। ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है रिसोर्सेज शुड यूज इन प्रायोरिटी बेसिस, यानी कि रिसोर्सेज को हमें प्रायोरिटी बेसिस पर यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें CNG की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, ठीक है, सो ये किस में यूज़ होते हैं, ऑटोज़ वगैरह में यूज़ होते हैं। सो हमें ये CNG मोस्टली वहीं पर ही यूज़ करना चाहिए जहाँ पर इसकी नीड हो। जैसे कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सो हमें CNG का जो यूज़ है, CNG के जो ऑटोज़ हैं वो हमें मेनली कहाँ यूज़ करने चाहिए, दिल्ली में यूज़ करने चाहिए। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं,
नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। CNG भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। सो इसको कंजर्व करने के लिए हम क्या करें, ऐसा नहीं है कि हर सिटी में हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ऑटो चलवा दें, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इसको प्रायोरिटी बेसिस पे यूज़ करना चाहिए, यानी कि जहाँ ज़्यादा नीड है वहीं पर हम उसको क्या करें, यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बोथ एजेंसीज शुड वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही ऐसा करना चाहिए कि इसको कंजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने चाहिए, हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता इनके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ट्राई करेंगे देन जो गवर्नमेंट है तभी तो वो ट्राई करेगी। गवर्नमेंट और हम ह्यूमन बींग्स, सिंपल जो आम लोग हैं वो और जो गवर्नमेंट है वो, अगर दोनों मिलकर करेंगे देन तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे। अगर नॉन गवर्नमेंट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, सिर्फ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है, देन उससे कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट जितना मर्जी बोले लेकिन हम पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, देन वो कंजर्व कहाँ से होंगे। सो इसीलिए दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है कंजर्वेशन के लिए। ओके, सो हमने देख लिया कि कंजर्वेशन क्या होता है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन हमें करना क्यों चाहिए ये हमने स्टडी कर लिया। देन कंजर्वेशन हम कर कैसे सकते हैं, कंजर्वेशन हम कर सकते हैं प्लान मैनर से, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं म्यूचुअली इन्फ्लुएंशियल यूजेस से, यानी कि जो रिसोर्स है वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। सो हमें एक नेचुरल रिसोर्स को अगर हम ख़त्म करेंगे देन दूसरा अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, एक रिसोर्सेज को कंजर्व रखना है, और तो उससे क्या होगा, दूसरा रिसोर्स भी अपने आप कंजर्व हो जाएगा। वी शुड सर्च एंड शुड डेवलप अल्टरनेटिव ऑप्शन, हमें एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना चाहिए ताकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कंजर्व रह सके, ठीक है। एंड हमें उनको प्रायोरिटी बेसिस पर यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बोथ एजेंसी शुड वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सो दीज आर द मेथड ऑफ कंजर्वेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय द ट्रीज। कोई बहुत बड़ी लैंड है और वो पूरी की पूरी किससे कवर है, ट्रीज से कवर है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। लेकिन वो एरिया होना चाहिए बहुत लार्ज, ठीक है, वो जो एरिया है वो लार्ज होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या क्या हैं किसके, फॉरेस्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो द एक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर एंड इवोल्यूशन टेक प्लेस है। जो भी एनिमल्स का, प्लांट्स का, वाइल्ड लाइफ का जो भी डेवलपमेंट है वो सारा का सारा कहाँ होता है, फॉरेस्ट में होता है। यानी कि मोस्टली जो एनिमल्स है, जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ्स हैं, वो सारी कहाँ रहती है, फॉरेस्ट में रहती है। वहीं पर उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एंड इवोल्यूशन टेक प्लेस हियर, और उनका जो इवोल्यूशन होता है वो भी कहाँ होता है, फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल रेन एंड प्रोवाइड ह्यूमिडिटी टू द एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं, रेन को कंट्रोल करते हैं। आपको पता है कि जो ट्रीज है उन्हीं की हेल्प से तो क्या आती है, रेन आती है, और वो एटमॉस्फेयर को क्या देते हैं, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है जो प्लांट्स है वो ट्रांसपिरेशन को शो करते हैं, और अगर वो ट्रांसपिरेशन को शो करेंगे देन सिंपल सी बात है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आएगी, ह्यूमिडिटी आएगी और रेनफॉल होगी। सो यानी कि जो फॉरेस्ट है, यानी कि हम कह दें जो ट्रीज़ है वो किस में हेल्प करते हैं, रेन में एंड ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराने में ये हेल्प करते हैं। इसीलिए जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या हम ये कह दें कि ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट फर्टाइल सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन ड्यू टू द रेन वाटर। अब देखो कि सॉइल इरोजन क्या होता है, सबसे पहले तो सॉइल फर्टाइल ये समझो, जैसे कोई लैंड है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं, इनकी ये जो सॉइल है यहाँ के आसपास की ऊपर की जो लेयर होती है ना सॉइल की, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। यानी कि फर्टाइल यानी कि उसमें नरिशमेंट बहुत ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है उनके अंदर, मतलब बहुत अच्छी सॉइल होती है वो। एक तरह से हम ये कह दें कि वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सॉइल फर्टाइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। यानी कि जो सॉइल है उसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या है, ज़रूरी है। सो इसी को हम कहते हैं सॉइल फर्टाइल,
या फर्टाइल सॉइल, ठीक है। और ये ऊपर ऊपर की लेयर ही होती है सिर्फ। अब देखो बहुत तेज रेन आएगी, ठीक है, रेन वाटर क्या करेगा, इस ऊपर ऊपर की लेयर को अपने साथ ले जाएगा। और जब ऊपर ऊपर की लेयर जो है, यानी कि जिसे हम फर्टाइल सॉइल बोल रहे हैं, वो अगर हट जाएगी देन क्या हो जाएगा, ये जो सॉइल है अभी खराब हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किसको कहते हैं, दोबारा देखो, जो लैंड होती है, ठीक है, उसके ऊपर की जो सॉइल होती है, ऊपर ऊपर वाली जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फर्टाइल होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। सो हम ये कहते हैं कि वो जो सॉइल है वो फर्टाइल है, ठीक है। लेकिन अगर रेन आ रही है या बहुत तेज एयर चल रही है, हवाएं चल रही है, विंड चल रही है, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, सो ये क्या करते हैं, जो सॉइल की ऊपर ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसको अपने साथ ले जाते हैं। सो अगर सॉइल की ऊपर वाली लेयर ही हट जाएगी तो क्या वो सॉइल सही रहेगी, नहीं, वो सॉइल तो बेकार हो गई। अब उस सॉइल में इन प्लांट्स का ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इन प्लांट्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, जो न्यूट्रिएंट था, वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट तो उसके साथ हट गया, सॉइल इरोजन के साथ हट गया। इसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन्स। ओके, ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि प्रोटेक्ट फर्टाइल सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन ड्यू टू द रेन वाटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, सॉइल इरोजन आपको समझ में आ गया कि सॉइल इरोजन क्या होता है, ठीक है। अब अगर रेन वाटर आ रही है, ये अपने साथ क्या ले जाएगी, सॉइल, जो सॉइल के ऊपर ऊपर वाली लेयर है वो उसको अपने साथ ले जाएगी, और इसको हम क्या कह रहे हैं, सॉइल इरोजन कह रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं, इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत नीचे तक होती है और एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी सी रहती है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि दो ही ट्रीज़ होते हैं, प्लांट फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं। हमने यहाँ बोला ना, लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय द ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज से कवर रहती है। सो यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ होंगे और उनकी जो रूट्स होगी वो भी होगी इनकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में होती है इनकी रूट और बहुत एक दूसरे से कंबाइन रहती है। सो ये जो रूट्स हैं ये इस सॉइल को पकड़ के रखती है, बिल्कुल कंबाइन करके रखती है, और जो भी रेन आ रही है या स्टॉर्म्स आ रहे हैं या विंड्स आ रही है तो वो इसको हटने नहीं देती, वो ऊपर ऊपर की जो सॉइल की जो लेयर है उसको हटने नहीं देती। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि सॉइल इरोजन क्या होता है, जो सॉइल की ऊपर ऊपर वाली लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब रेन आती है या फिर विंड्स आते हैं या फिर स्टॉर्म्स आते हैं वो उस फर्टाइल लेयर को हटा देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। ऐसा होने के बाद वो जो सॉइल होती है वो बेकार हो जाती है, हमारी वो जो लैंड होती है वो बेकार हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो डीप होती है, और डीप होने की वजह से वो जो प्लांट्स है, वो जो ट्रीज़ है, उनकी रीट्स एक दूसरे से, उनकी जो रूट्स है वो एक दूसरे से कंबाइन रहती है, क्योंकि वो ट्रीज़ है वो पास पास में होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते, डिस्टेंस पर नहीं होते, पास पास में होते हैं, जिससे उनकी जो रूट्स है वो भी नीचे जाके कंबाइन हो जाती है और वो उस सॉइल को बहुत हार्डली क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। और उनकी इस हार्डली होल्ड करने की वजह से ही वो जो सॉइल की फर्टाइल लेयर है वो रिमूव नहीं हो पाती, चाहे जितनी मर्जी रेन आ जाए, चाहे जितना मर्जी स्टॉर्म आ जाए या विंड आ जाए, वो लेयर हटती नहीं है, क्योंकि इनकी रूट्स ने क्या कर रखा है, उस सॉइल को होल्ड कर रखा है, बहुत ज़्यादा पावर से उसको होल्ड कर रखा है। सो जो फॉरेस्ट है वो किस में हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन से, हम इस सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। सिंपली सी बात है कि जो फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट फर्टाइल सॉइल, या हम कहते हैं कि सॉइल फर्टाइल सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, फ्रॉम सॉइल इरोजन से, ड्यू टू द रेन वाटर, जो कि किसकी वजह से होता है, रेन वाटर की वजह से होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉरेस्ट हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन एंड मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है जो ट्रीज है वो आपके एयर को क्लीन करने का भी काम करता है, आपके इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करता है। यानी कि अगर कोई साउंड पोल्यूशन हो रहा है, जैसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कह रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है तो उसको भी क्या करता है, ये कम करता है। कौन, फॉरेस्ट कम करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है तो उससे भी जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी पोल्यूशन है, उन सब से कौन प्रोटेक्ट करता है, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जो ट्रीज़ है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं और बैलेंस बनाकर रखते हैं, किसके बीच में, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, ठीक है। डे में तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन नाइट में वो क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इस तरह से जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है,
नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड द हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने बताया था कि जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बहुत डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ्स होती है। तो उन सबको भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? फॉरेस्ट करता है। ठीक है, यानी कि उनको जो शेल्टर वगैरह है सब कहाँ से मिलता है? उनको फॉरेस्ट से ही मिलता है। ठीक है, प्रोवाइड फूड, और क्या करते हैं फॉरेस्ट या हम कहते हैं ट्रीज, वो हमें फूड देते हैं, टिम्बर देते हैं, मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक बैम्बू, मेडिसिन्स, गम, रेजिन्स, रबर, सेंटेड ऑयल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती हैं। सो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया है जो कि बहुत सारे ट्रीज से कवर रहता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये यहाँ पर प्लांट्स का, एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ्स का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ये एटमॉस्फेयर में क्या प्रोवाइड करते हैं? ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ये जो है सोइल की फर्टाइल को रिमूव होने से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि सोइल इरोजन होने से रोकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये बैलेंस रखते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को, और हमारे इन्वायरमेंट को भी ये क्लीन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमें इतनी सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, ये एक पॉइंट और रह गया। फॉरेस्ट आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो मेंटेन इट। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट, यानी कि एक ऐसा फॉरेस्ट जिसके अंदर डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ ये सब प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और ये सब कहाँ मिलेगा? हमें फॉरेस्ट में मिलेगा। फॉरेस्ट में डिफरेंट प्लांट्स भी होंगे, डिफरेंट एनिमल्स भी होंगे, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ्स भी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है? फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। सो जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है? बायोडाइवर्सिटी में रिच होता है, यानी कि वहाँ पर हमें डिफरेंट चीज़ों को देखने, डिफरेंट थिंग्स देखने को मिलते हैं, या हम ये कहते हैं कि डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो मेंटेन इट, और ये इसको मेंटेन भी रखता है, ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन भी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड साइड इफेक्ट। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? किसी लैंड से बहुत सारे ट्रीज को कट कर देना या किसी फॉरेस्ट को ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। द लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट एंड द रिडक्शन इन द फॉरेस्ट लैंड इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि ट्रीज को लार्ज स्केल में रिमूव करना किसी फॉरेस्ट में या फिर फॉरेस्ट की लैंड में रिडक्शन करना, उसको हम क्या कहेंगे? डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। फिर आता है डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या है? सॉइल इरोजन। अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे देन क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर होती है वो फर्टाइल होती है, और अगर बहुत ज़्यादा रेन आती है, स्टॉर्म्स आती है, विंड्स आती है, तो ये ऊपर वाली लेयर हट जाती है, रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो कैसी हो जाती है? बिल्कुल ख़राब हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉइल एरोजन कहते हैं। ठीक है, सॉइल एरोजन। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो वो क्या करते हैं? इस सॉइल एरोजन को होने से रोकते हैं, यानी उनकी जो रूट्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइन रहती है, यानी कि वो उस सॉइल को बहुत ज़्यादा कैपेसिटी से होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से वो रिमूव नहीं हो पाती, वो लेयर जो है वो फर्टाइल लेयर रिमूव नहीं हो पाती, और सॉइल एरोजन भी नहीं होता। लेकिन अगर हम ट्रीज़ को ही कट कर देंगे देन क्या होगा? अगर हम ट्रीज़ को ही कट कर देंगे तो अगर रेन आएगी सो वो इस फर्टाइल लेयर को क्या करेगी? रिमूव कर देगी, और सॉइल कैसी हो जाएगी? इरोजन हो जाएगी। जो सॉइल है वो ख़राब हो जाएगी, और जिसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। तो यानी कि सॉइल इरोजन हो जाएगा अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे, हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, देन सॉइल इरोजन हो जाएगा। आपने देखा होगा कई लैंड ऐसी होती है बिल्कुल सूखी होती है, ठीक है, सैंड होती है वो, लेकिन बिल्कुल सूखी होती है, और उसमें इस तरह से क्रैक्स आए होते हैं, क्रैक्स बिल्कुल, है ना। सो वो जो लैंड है वो कैसी है? वो लैंड है जिस पर कि सॉइल इरोजन हुआ है, यानी कि जो सॉइल है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल जम चुकी है, और उनमें क्रैक्स आ गए हैं। अब वो जो लैंड है वो किसी काम की नहीं रही, ना आप उस पर कल्टीवेशन कर सकते, ना आप उस पर कोई चीज़ को ग्रो करवा सकते, ना वहाँ पर कोई फॉरेस्ट को डेवलप करा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो लैंड है वो पूरी ख़राब हो चुकी है। सॉइल इरोजन के इफ़ेक्ट्स दिए हैं, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट्स हैं सॉइल इरोजन के? कि हम उस पर वहाँ पर
कुछ भी नहीं करा सकते। ऐसी लैंड जिस पर सॉइल इरोजन हो चुका है उस लैंड पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम कल्टीवेशन कर सकते, ना हम एग्रीकल्चर कर सकते, ना हम किसी फॉरेस्ट को ग्रो करवा सकते। ठीक है, सो सॉइल इरोजन ये होता है। अब देखो क्या होगा, अगर सॉइल इरोजन हो गया सो इनके बीच में क्रैक्स आ जाती है और ये इस तरह से बन जाता है। ठीक है, कैनाल सी बन जाती है इस तरह से। सो अगर रेन आएगी तो क्या होगा, वो रेन वाटर इसमें कलेक्ट होता जाएगा और वो पूरे इस लैंड पर भरता जाएगा, इस क्रैक्स में जाने के बाद पूरा लैंड पर भरता जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली जब ये पूरा कंप्लीट भर जाएगा देन ये विलेजेस में चला जाएगा, ये वाला जो वाटर है विलेजेस में चला जाएगा और विलेज में क्या आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी। यानी कि हम ये कह दें कि डिफॉरेस्टेशन से क्या हो जाता है, फ्लड की कंडीशन भी आ जाती है और सॉइल इरोजन भी हो जाता है, साथ में फॉरेस्ट लाइफ को भी नुकसान हो जाता है। अगर हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, और फॉरेस्ट में क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। सो अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी, प्लांट्स भी खत्म हो रहे हैं, एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो जाएगी। सो यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लाइफ, फॉरेस्ट की जो लाइफ है वो पूरी खत्म हो जाएगी। सॉइल इरोजन हो जाएगा, चेंज इन क्लाइमेट में चेंज आ जाएगा। यानी कि ट्रीज हमें क्या दे रहे थे, ट्रीज हमें रेन दे रहे थे, ट्रीज हमारी एटमॉस्फेयर को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर रहे थे। तो अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो रेन कहाँ से आएगी, ह्यूमिडिटी कहाँ से मिलेगी एटमॉस्फेयर को। ठीक है, तो इस तरह से क्लाइमेट में भी चेंज आने लग जाएगा और डेजर्टिफिकेशन भी होने लग जाएगा। डेजर्टिफिकेशन यानी कि जहाँ पर कोई भी प्लांट्स नहीं है, बिल्कुल डॉट की कंडीशन आ रखी है, उसको हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन। इंक्रीज इन पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ट्रीज क्या कर रहे हैं, ट्रीज हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को मेंटेन रखते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा। ड्यू टू द कटिंग trees on hills, soil flow with rain to river and river become shallow and rainfall causes flood। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसको समझने से पहले इतना समझ में आया सॉइल इरोजन क्या होता है। अगर डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, फॉरेस्ट की लाइफ में डिस्ट्रक्शंस हो जाएंगे, क्लाइमेट में चेंज आ जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, पॉल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को समझो, 6 नंबर पॉइंट को। अब जैसे ये हिल्स है, इस हिल्स पर क्या है, ट्रीज है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ट्रीज को कट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं। सो अगर हम ट्रीज को कट करेंगे देन क्या होगा, यहाँ की जितनी भी सॉइल है वो सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, रिवर्स में चली जाएगी। यहाँ एक रिवर है तो वो अगर हमने ट्रीज को कट कर दिया तो यहाँ की जितनी भी सॉइल है वो नीचे तैरती तैरती कहाँ आ जाएगी, रिवर्स में आ जाएगी। यहाँ की भी जो सॉइल है वो सारी की सारी रिवर में आ जाएगी। ठीक है, सो क्या होगा, ये जो रिवर है उसके अंदर सॉइल की अमाउंट बढ़ती जाएगी, सॉइल की अमाउंट बढ़ती जाएगी और जो रिवर है वो कैसी हो जाएगी, शैलो हो जाएगी। जो रिवर है वो शैलो हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे एक्वाटिक एनिमल्स को भी नुकसान होगा। जितने भी उस रिवर के अंदर या पॉन्ड्स है या लेक्स है कुछ भी है, उसके अंदर जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स थे उनको नुकसान होगा, क्योंकि रिवर कैसी हो चुकी है, अब शैलो हो चुकी है ना। एंड रेनफॉल कॉजेज द फ्लड, और हो सकता है जो रिवर का जो अगर इतनी ज़्यादा अगर इसके अंदर सॉइल इकट्ठी हो गई कि वो पूरा का पूरा जो वाटर है, रिवर का जो पानी है वो सारा का सारा बाहर आने लग गया, सो क्या आ जाएगा, फ्लड की कंडीशन आ जाएगी ना। सो ये बोल रहे हैं कि अगर हम हील्स पर ट्री को कट कर रहे हैं सो वहाँ की जो सोइल है वो फ्लो होकर कहाँ चली जाएगी, रेन में फ्लो विद द रेन के साथ बहकर कहाँ आ जाएगी, रिवर्स में आ जाएगी। ठीक है, एंड रिवर बिकम शैलो, और जो रिवर है वो कैसी हो जाएगी, शैलो हो जाएगी। एंड द रेनफॉल कॉजेज द फ्लड, अब कोई रेन आ गई तो ये तो शैलो हो गई पूरी की पूरी रिवर, इसका वाटर तो बाहर आ ही रहा है, साथ में अगर रेन आ गई तो रेन का पानी अब इस रिवर में नहीं जाने के बजाय कहाँ जाएगा, बाहर इकट्ठा होता रहेगा और इस तरह से फ्लड की कंडीशन बन जाएगी। ये बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है फूड, गम, रेजिन्स, रबड़, सेंटेड ऑयल, टिम्बर नॉट अवेलेबल एंड द सिचुएशन ऑफ ड्रोट, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेगी अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो, और हो सकता है ड्रोट की भी कंडीशन आ जाए, क्योंकि अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कैसे मिलेगी और रेनफॉल कैसे होगी। सो इस वजह से क्या होगा, ड्रॉट की भी कंडीशन आ सकती है। ठीक है, सो ये सब हो गया फॉरेस्ट के बारे में कि फॉरेस्ट क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं फॉरेस्ट के, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव।
हमने देख लिया कि फॉरेस्ट क्या होते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है एंड फॉरेस्ट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमें स्टडी करना है कि हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ओके, सो फॉरेस्ट शुड बी कट अप टू द ऑप्टिमल लिमिट। जो फॉरेस्ट है उससे हमें ऑप्टिमल लिमिट पर कट करना चाहिए। अब इस ऑप्टिमल लिमिट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि देयर शुड बी द इक्वल रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेस्ट कटिंग एंड प्लांटेशन, यानी कि जितने अमाउंट में आप फॉरेस्ट को कट कर रहे हो उतने ही अमाउंट में आपको दोबारा प्लांटेशन करनी है। जितने अमाउंट में आप ट्रीज़ को कट कर रहे हो उतने ही अमाउंट में आपको क्या करनी है? प्लांटेशन करनी है। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमल लिमिट कहते हैं। यानी कि हमें फॉरेस्ट को ऑप्टिमल लिमिट तक कट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर एंड द फायर प्रोटेक्शन पाथ शुड बी फॉलो। यानी कि जो फॉरेस्ट है उसको हमें क्या करना चाहिए? फायर से प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कि आप किसी कैंप पर गए और कैंप पर गए हो फॉरेस्ट में, किसी फॉरेस्ट पर गए हो आप, सो फॉरेस्ट में आपने क्या किया है? वहाँ पर फायर जगाई है, फायर को जलाया है एंड वहाँ पर आप बैठे हो, अपनी मस्ती से कैंपिंग कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप फॉरेस्ट को छोड़कर जा रहे हो, वापस अपने होम वापस जा रहे हो, आप उस फायर को बुझाना भूल गए, यानी कि आप उसको बर्न ऑफ करना भूल गए, उसको बुझाना भूल गए। देन क्या होगा? धीरे धीरे वो जो फायर है वो उसको ड्राई लीव्स लेंगी, ड्राई लीव से पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाएगी। सो इस तरह से हमें नहीं करना है। हम अगर हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं सो मेक श्योर कि आपने वहाँ पर जो भी आग जलाई है उसको आप बुझा कर आएँ। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जो सन की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो ड्राई लीव्स वगैरह हैं फॉरेस्ट में उनसे आग लग जाती है एंड वो जो फायर है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है और पूरे फॉरेस्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन पाथ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेट पर्पस एंड जूम कल्टीवेशन शुड बी स्टॉप। यानी कि फॉरेस्ट को हमें एग्रीकल्चर के लिए या किसी हैबिटेट पर्पस के लिए हमें उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर आपको वहाँ पर एग्रीकल्चर करनी है या आपको कल्टीवेशन करना है, उसके लिए आपको फॉरेस्ट ख़त्म नहीं करना। आप चाहते हो कि इस लैंड पर तो हमें एग्रीकल्चर करना है या हमें कल्टीवेशन करना है, सो हम यहाँ से डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एग्रीकल्चर के लिए या कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म नहीं करना है, या फिर आपको वहाँ पर कोई अपनी कुछ बनाना है, आपको रहना है वहाँ पर, अपनी कुछ होम वगैरह बनाना है, हाउस वगैरह बनाना है, तो इसके लिए भी आपको फॉरेस्ट को कट नहीं करना है। इसके लिए हैबिटेट पर्पस के लिए भी आपको फॉरेस्ट को कट नहीं करना है। नेक्स्ट है जूम कल्टीवेशन। ये जूम कल्टीवेशन क्या होता है इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन जूम कल्टीवेशन के लिए भी आपको क्या नहीं करना? फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना। एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है जूम कल्टीवेशन। जैसे कि जो ट्रीज़ है, फॉरेस्ट है, उस पूरे फॉरेस्ट को जला देते हैं और जलाने के बाद उनकी राख बन जाती है, जिसे हम ऐश कहते हैं। ठीक है। और जलाने के बाद उन सभी ट्रीज़ की राख बन जाएगी, ऐश बन जाएगी। ठीक है। वो जो ऐश होगी वो सॉइल में फर्टिलिटी देगी, जो सॉइल है उस सॉइल में फर्टिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो अब वो जो लैंड है वो किस में काम आ जाएगी? एग्रीकल्चर में काम आ जाएगी। ठीक है। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी जो ग्रो है क्रॉप्स की वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन 3 to 4 years बाद वो क्या होगा? वो जो लैंड है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। वो जो लैंड है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी 3 to 4 years बाद। देन वो जो फार्मर्स है, जो भी लोग हैं, वो क्या करेंगे? अब दूसरी लैंड पर जाएंगे, दूसरे फॉरेस्ट में जाएंगे, उस दूसरे फॉरेस्ट को क्या करेंगे? फिर से उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उस पर फायर लगा देंगे। उनकी जो राख होगी वो दूसरी लैंड में मिलेगी और जो सॉइल है उसकी फर्टाइल बढ़ जाएगी, यानी कि वो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाने के बाद वो वहाँ पर क्रॉप का क्या करवाएंगे? प्रोडक्शन करवाएंगे। देन फिर से क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी होगी, लेकिन आफ्टर 3 years बाद वो क्या होगा? वहाँ पर वो जो लैंड है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। अब ना तो वहाँ पर हम फॉरेस्ट लगा सकते, ना वहाँ पर हम कल्टीवेशन कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो लैंड किसी काम की नहीं रही अब। ठीक है। इसको कहते हैं हम जूम कल्टीवेशन। सो जूम कल्टीवेशन को भी पूरी तरह से स्टॉप करना चाहिए हमें। इसके लिए जूम कल्टीवेशन के लिए हमें फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ठीक है। टू प्रिवेंट द डिफॉरेस्टेशन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल एंड टिम्बर शुड बी वर्कआउट। यानी कि डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं? डिफॉरेस्टेशन या तो हमें वुड चाहिए होती है या हमें फ्यूल चाहिए होता है, इसके लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। सो हमें एक ऐसा
अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना है जो कि किसको रिप्लेस कर दे, सोर्स ऑफ फ्यूल को, टिम्बर्स को रिप्लेस कर सके। टिम्बर्स क्या होता है, जिससे फर्नीचर वगैरह बनती है, वो वुड, ऐसा वुड जिससे फर्नीचर्स वगैरह बनती है उसको हम टिम्बर कहते हैं, ठीक है। सो इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना चाहिए ताकि हमें डिफॉरेस्टेशन करने की नीड ही ना पड़े। नेक्स्ट है फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड टू किल हार्मफुल इंसेक्ट, यानी कि अगर फॉरेस्ट है, अगर हमें उनको प्रोटेक्ट करना है तो हमें उसे टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए उन पर क्या, इंसेक्टिसाइड्स का। यानी कि अगर उस पर कोई इंसेक्ट्स लग रहे हैं तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए। और अगर किसी एक ट्री को डिजीज़ हो गई है देन हो सकता है उसे दूसरे वाले में हो जाए, फिर दूसरे वाले से तीसरे वाले में हो जाए, इस तरह से वो डिजीज़ है वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है। सो इससे अच्छा यही होगा कि जिस ट्री में वो डिजीज़ है उस ट्री को ही वहाँ से हटा दें, उस ट्री को ही वहाँ से कट आउट कर दे तो हमारा पूरा फॉरेस्ट बच जाएगा। लेकिन अगर हम कट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो एक ट्री से दूसरे ट्री में फैलेगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, इस तरह से वो कंटिन्यूसली फैलता जाएगा। सो इसको भी रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिमूविंग द डिजीज ट्री, हम डिजीज जितने भी ट्रीज है जिनको डिजीज हुई है उन सबको रिमूव कर सकते हैं, जिससे हमारा जो फॉरेस्ट है वो बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मोर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द डाइवर्स फॉरेस्ट ओवर यूनिफॉर्म फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या है, सपोज करो एक फॉरेस्ट है उसमें 5 टाइप्स के ट्रीज है, मतलब 5 टाइप्स के प्लांट्स है उसमें, ठीक है। और लेकिन एक दूसरी ट्रीज है दूसरा फॉरेस्ट है उसमें सिर्फ 2 ही टाइप के प्लांट्स है, 2 ही टाइप्स के ट्रीज हैं। सो आप किसको प्रोटेक्ट करोगे, इसको प्रायोरिटी दोगे या फिर इस वाले को प्रायोरिटी दोगे? सिंपल सी बात है, इसको प्रायोरिटी दोगे क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज है लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही टाइप के ट्रीज हैं। सो हम इस वाले को प्रायोरिटी देंगे जिसके अंदर ज़्यादा नंबर में ट्रीज है, ज़्यादा वेराइटी में ट्रीज है। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वेराइटी तो यहाँ ज़्यादा है ना, वेराइटी तो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ वेराइटी कम है। सपोज करो यहाँ पर भी 5 ट्रीज है और यहाँ पर भी 5 ट्रीज है, यहाँ जो 5 ट्रीज है वो सारे सेम है लेकिन यहाँ जो 5 ट्रीज है वो बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है। सो आप इस वाले को प्रोटेक्ट करोगे, नंबर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको जहाँ आपको वेराइटी दिख रही है उसको आपको क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मोर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डाइवर्स फॉरेस्ट, यानी कि उस फॉरेस्ट को आपको प्रायोरिटी देनी है जो कि डाइवर्स हो, जिसमें अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी हो, ठीक है। ओवर यूनिफॉर्म फॉरेस्ट, जिसमें एक ही तरह के फॉरेस्ट हो, जिसमें एक ही तरह के ट्रीज हो, उसको प्रायोरिटी आपको नहीं देनी है। नेक्स्ट है अवेकिंग द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस करके भी हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस को समझा सकते हैं। हम पब्लिक को समझा सकते हैं कि अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे देन क्या होगा, उनको क्या कर सकते हैं, उनको अवेकिंग कर सकते हैं, यानी उनको हम समझा सकते हैं, ठीक है। लाइक हम उनको एग्जांपल देख सकते हैं कि इसका चिपको मूवमेंट का, साइलेंट वैली एरिया का, इन सब का एग्जांपल दे के हम लोगों को समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली। जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए उसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग फॉर द डैम्स एंड अदर स्कीम्स। अगर आपको डैम्स बनाने हैं, किसी और स्कीम की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो देन मेक श्योर कि आपका जो फॉरेस्ट का एरिया है वो ख़त्म ना हो, डिफॉरेस्टेशन वहाँ पर ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट है इनकरेज एंड गिव इम्पोर्टेंस टू द सोशल फॉरेस्ट्री, यानी कि आपको इम्पोर्टेंस देनी है किसको, सोशल फॉरेस्ट्री को। अब ये क्या होता है ये भी हम बाद में सीखेंगे कि ये पॉइंट और एक जूम कल्टीवेशन, इसको भी हम बाद में देखेंगे कि जूम कल्टीवेशन क्या होता है, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है। इसको तो मैंने वैसे भी बता ही दिया, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री को हम देख लेंगे। सो यहाँ पर ये आपको समझ में आया कि हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। हम कर सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग करके, ठीक है, कि हमने जितने कट किया उतने ही अमाउंट में हम उसको ग्रो करवा दें या उसकी प्लांटिंग कर दें। हम उसको फायर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जूम कल्टीवेशन को, और एग्रीकल्चर या फिर हैबिटेट पर्पस के लिए अगर हम फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसको रोक कर भी हम फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। एंड अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढकर हम इसका फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करके, या अगर किसी ट्री में डिजीज़ हो गई है तो उसको रिमूव करके भी हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर
किसी फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा डाइवर्स अमाउंट में ट्रीज़ है, देन उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए एज़ कंपेरिजन टू यूनिफॉर्म फॉरेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है हम पीपल को अवेयर कर सकते हैं, किसका इंपॉर्टेंस बताकर, फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस बताकर। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और जो भी स्कीम अगर हम प्लान कर रहे हैं लाइक डैम्स और कोई भी अदर स्कीम्स है उसको हम प्लान करने हैं, सो मेक श्योर कि हमारा जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस दे सकते हैं किसको, सोशल फॉरेस्ट्री को। सो ये आपको क्लियर हुआ। सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट दी फॉरेस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन वो होता है जिसमें लार्ज अमाउंट में ट्रीज को कट कर दे या किसी फॉरेस्ट की लैंड को ख़त्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। फिर डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे डिफॉरेस्टेशन के, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है, क्लाइमेट में चेंज आ जाएगा, ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा, ये सारी जो कंडीशन है किसकी वजह से है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। फिर हम फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, सो बाय द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट। ओके, so the further part of the chapter will be covered in the next video. Till then, thank you so much for watching. Have a nice day.